क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 2 साल के लिए 4% रेट के अकॉर्डिंग निश्चित धन पर कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपीज है, ठीक है। और उसी धन पर उसी दर से प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो आपको बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ये 2 साल की और 3 साल के लिए अपन अभी सोल्व करेंगे, तो जो 2 साल के लिए जब ये सिंपल और कंपाउंड की बात करेगा, तब हमें क्या सोचना है वो समझते हैं। 2 साल के लिए बात कर रहा है, तो सपोज हमारा प्रिंसिपल है पी प्रिंसिपल है, और ये कोई रेट होगी R%, ठीक है। और ये हमारा प्रिंसिपल आएगा। अब हम यहाँ पे अज्यूम क्या करते हैं, देख इस चीज को समझना, मैं समझाता हूँ। ये जो आर आ रहा है पहले साल का ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, इसको 100 मान लेते हैं। हमें नहीं पता कि ये पी क्या होगा, पी हम ऐसी वैल्यू मान रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पी हमें अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो पी को कोई भी ऐसी वैल्यू मान लें जिसका R% फाइंड करें तो ये 100 आ जाए। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो दूसरे साल क्या होगा, ये पी आ जाएगा और इस पे R% की दर से 100 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। यदि केवल सिंपल इंटरेस्ट ही होता, केवल सिंपल इंटरेस्ट चल रहा होता, तो ये प्रोसेस होती, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए। तो हमने अज्यूम कर लिया कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है, तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 100 रुपये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि कंपाउंड की बात करते, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते, तो क्या होता, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते तो ये यहां तक तो सेम रहता, और जो पहले साल साधारण ब्याज मिला था उस पर भी हमें ब्याज मिलता, ठीक है ना। तो ये 100 तो मूलधन आ जाता और इस पर R% की रेट से R रुपये ब्याज मिल जाता, ये होता। तो कंपाउंड में टोटल ब्याज कितना मिलता, 100 रुपये ये साधारण वाला, 100 रुपये ये साधारण वाला, और R रुपये ये जो इस पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिला है। क्लियर हुआ। तो साधारण ब्याज की बात करते तो टोटल कितने रुपए मिले, 200 रुपये, और कंपाउंड की बात करते तो 200 प्लस है R। इस समझ में। अब इसको 100 अज्यूम किया, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको प्रिंसिपल को 100 अज्यूम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें केवल इंटरेस्ट को कंपेयर करना है, इंटरेस्ट को कंपेयर करना है, इसलिए हमने क्या किया कि इन दोनों को कंपेयर किया। यहाँ से इंटरेस्ट की बात करनी थी, इसलिए हमने इस वैल्यू को 100 मान लिया, ताकि ये वैल्यू भी 100 रहे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाए, और 100 पर जो प्रतिशत है वो केवल चेंज हो, और वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में मिल जाए। अब समझ में आ गया। यदि 2 साल की बात करेगा, कभी भी यदि वो 2 साल की बात करे, तो हमें इसी फॉर्मेट में सोचना है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, चलो। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 200 रुपये। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 200 प्लस R। ये फॉर्म ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इस फॉर्म से ये बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब बोलो इसमें क्या बोल रहा है, रेट कितनी है, 4%, तो ये हो गया 204, ये 200 है। फिर बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 102 है, तो 204 का हाफ हो रहा है, तो इसका हाफ हो जाएगा 100 रुपीज, ठीक है। अब समझ में आ गया पॉइंट। तो जो 2 रुपए का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी चलो अपन एक बार समझ लेते हैं। ये तो डायरेक्ट आपका थॉट प्रोसेस बनेगा, और एक बार और समझा देता हूं मैं कि ऐसा क्या हुआ। ये कुछ प्रिंसिपल था, हमें नहीं पता, इस प्रिंसिपल पे जो 4% रेट है, ठीक है ना, 4% रेट, तो हमने मान लिया कि ये 100 रुपये बन रहा है, ठीक है, 100 रुपये बन रहा है। फिर ये P बन जाएगा, इस P पर अगले साल ये P बना, और ये 4% पे आपका 100 रुपये बन गया, ये साधारण ब्याज। फिर यहां से ये कितना बनेगा, 100 रुपये आएगा, और 4% है, तो ये 4 रुपये बन जाएगा। तो जो इंटरेस्ट आया वो यही तो आया, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट ही आया। तो 204 का इंटरेस्ट था कंपाउंड, 204 कंपाउंड था, तब सिंपल कितना था, 200। लेकिन वास्तव में वो बोलता है कि 102 है,
तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा सिंपल। एक्चुअल में सिंपल कितना है, 100। तो ये वैल्यू कितनी हो गई देखो। अब रियल वैल्यूज की बात करें तो ये वैल्यू है 50, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, 50। ये जो हमने 100 माना था वो तो हमने खुद अज्यूम किया था। अब यहाँ से हमें रियल वैल्यूज मिल गई हैं और ये 50 का 4% है 2। अब ये P भी बता सकते हैं अपन, यहाँ से बिल्कुल बता सकते हैं। वो वैल्यू क्या है जिसका 4% 50 हो, ठीक है। तो 4% 50 है, तो आपको बताना 100% कितना हो जाएगा, बता सकते हैं। देखो 4 है, ये 50 है, ठीक है। तो जो 100 है, 4% की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 4 यदि 50 है तो 100 कितना होगा। तो इस वैल्यू को बताओ ये कितना हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 12.5 से। तो इसको भी 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250, ठीक है। तो ये जो 1250 है ये क्या है, रियल वैल्यू है। वास्तव में जो अमाउंट दिया, जो पैसा हमने दिया प्रिंसिपल, वो जो धन, निश्चित धन, ये निश्चित धन कितना है, 1250 रुपए। अब हमने क्या किया था, हमने इसको कुछ भी नहीं माना, हमने इसको P मान लिया और ये मान लिया कि जो पहले साल ब्याज मिला वो 100 रुपए है, तो दूसरे साल साधारण ब्याज मिलेगा वो 100 बनेगा, और जो ये 4% है वो 4 बन जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया कि जो वेरिएबल है उसको केवल R की फॉर्म में रहने दिया, ये वेरिएबल रहने दिया और कंपेयर कर लिया। अब फटाफट कर सकते हैं, आओ। ये बोलता है कि 3% वार्षिक रेट है, 2 साल की बात कर रहा है। तो सिंपल कितना, 200, कंपाउंड 203, लेकिन ये बोलता है कि वास्तव में तो 101.5 है, तो 203 का हाफ है, तो वो भी 200 का हाफ हो जाएगा, 100 रुपीज। नेक्स्ट देखो, ये बोलता है कि 2 साल का कंपाउंड 618 है, सिंपल 600 है, इसका मतलब 3 टाइम्स हो रहा है, तो 200 का 3 गुना हो रहा है, तो ये किसका 3 टाइम्स है, 206 का। इसका मतलब जो रेट है वो क्या है, 6%, ठीक है, वो 6% है। कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आते हैं। आगे देखो, यस। अब ये देखो, ये बोलता है कि 2 साल के लिए जो कंपाउंड है वो तो 615 है, सिंपल है वो 600 है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स हो रहा है, 200 का बजाय 600 बता रहा है ये, तो उधर भी 3 टाइम्स हो रहा है, तो रेट कितनी आ गई, 5। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यदि 5% है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10%, और वो 10% किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो वो वैल्यू क्या है जिसका 10% 600 है, ठीक है, 6000। ये समझ में आ गया। अब इस लेवल पे आपको अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करना है और थॉट प्रोसेस जनरेट करना है। देखो आप देखोगे कि बहुत जल्दी आप इस लेवल पे आ जाओगे कि 2-2 5-5 सेकंड में क्वेश्चन आएंगे। क्या किया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। ये बोलता है कि 2 साल का जो कंपाउंड है वो है 615 और सिंपल है 600, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मेट था 200 और 200 प्लस आर। यहाँ पे आर की बात नहीं की इसने, तो हम ये आर फाइंड कर सकते थे, ठीक है, 600। तो ये क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 3 टाइम्स हो रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5%। अब सिंपल की बात करें तो पहले साल 5% ब्याज है, दूसरे साल भी 5% ही रहेगा, तो 2 साल के लिए सिंपल में ब्याज कितना मिला हमें, 10%। फिर वो बोलता है कि नहीं, 2 साल का जो ब्याज है वास्तव में वो तो 600 रुपये मिला है, इसका मतलब जो 10% है वो 600 के इक्वल है, तो जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 6000। और ये बहुत जल्दी होने हैं, ठीक है, इन पे वर्क करोगे। नेक्स्ट देखो, ये बोलता है कि 5000 रुपए की धनराशि का 12% प्रति वर्ष वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। ये बोलता है कि 12% का रेट है, ये इसने पैसा आपको बता दिया, 5000 है, तो 2 साल के लिए फाइंड करना है। चलो हम एक बार इसको 2 साल के लिए चेक करते हैं। मान लो ये P है, ठीक है, तो पहले साल क्या बनता है, P, और R% का मतलब ये R आ जाएगा, 100 मानते हैं, P बाद में लेके आएंगे, 100, फिर यहाँ से रिलेट कर पाओगे, तो ये R आ जाएगा, फिर ये P, फिर
आर ये सो जाएगा, सो पी पे बाद में अपन इसको रिलेट कर देंगे पी पे। फिर ये R% है तो ये R और ये R आएगा और ये R का R%, इसका मतलब है R²/100। अब 2 साल हो गए हैं और 2 साल में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल और कंपाउंड में जो डिफरेंस है वो तो वास्तव में यही है। बोलो, वो जो डिफरेंस है वो तो वास्तव में ये डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये पहले साल ब्याज मिला है, ये दूसरे साल मिला है साधारण, और कंपाउंड में ये एक पार्ट और एक्स्ट्रा मिला है। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो अब इसको अपन पी के लिए एडजस्ट कर देते हैं, आर-एन रेशियो के फॉर्म में ही, ठीक है ना। पी के लिए एडजस्ट कर देते हैं। यदि हमारा मूलधन 100 रुपये था, यदि मूलधन प्रिंसिपल 100 रुपये था, तो 2 साल का जो डिफरेंस है वो कितना था? R²/100, 2 साल का डिफरेंस ये। तो यदि प्रिंसिपल P है तो जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। तो जो डिफरेंस है वो इसको D या डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये P इधर आ जाएगा, P, और ये R²/10,000 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बन जाएगा जो 2 साल का डिफरेंस है जब प्रिंसिपल गिवन है। अब यहाँ से देखो P की वैल्यू कितनी दी है इसने? 5000, ठीक है ना। ये 5000 वैल्यू दे रखी है तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। R 12, 12 का स्क्वायर 144 का हाफ 72, ये आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ भी अपन डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, ये स्टेप्स हटती जाएंगी, समझ रहे हो ना। धीरे धीरे ये स्टेप्स हटते जाएंगे। जैसे आप बार बार रिवाइज करोगे, इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो चाहे आप एक सिंगल स्टेप हटा दो, एक बार में एक स्टेप हटी, 2 बार में 2 स्टेप हटेंगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप इनको सारे क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस से सोल्व कर दोगे। बताएं थॉट प्रोसेस। यहाँ पे देखो 5000 रुपए हैं, 12% रेट है, 2 साल की बात हो रही है, तो P R²/10,000 होता है, तो 5000 इसको कैंसिल करा है 2 बार, क्लियर हुआ। R² 144, 2 से डिवाइड हो गया 72। आगे देखो, इन पे नए वर्जन्स पे भी अपन बात करेंगे, बट अभी जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोचते जाना। ये बोलते हैं निश्चित धनराशि है, 10% की रेट है, 2 साल की बात करें तो जो डिफरेंस है वो 15 रुपए है। अब ये हम बार बार कर चुके हैं कि यदि 2 साल की बात हो, ठीक है, और 10% की रेट है, तो जो डिफरेंस है वो 1% का होता है, क्योंकि सिंपल पे 10 + 10 यानी 20, और 10 और 10 का सक्सेसिव 21, तो 1% का डिफरेंस होता है। वो 1% 15 रुपए है, तो राशि कितनी है? 1500। क्लियर है? अब आगे देखो, नेक्स्ट ये बोलता है कि 5000 रुपये 2 साल के लिए जो डिफरेंस है वो 32 है, तो 5000 PR² 10,000 है, तो 5000 से 10,000 2 बार कट गया, वो 2 मल्टीप्लाई होकर 32 को 64 बना दिया। R² 64 है, तो R कितना हो जाएगा? 8%, ठीक है, 8%। अब देखो ये 32 है, ये प्रिंसिपल है, या जो डेल्टा, ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहाँ बना लो आप R² और ये 10,000, ये फॉर्म थी डेल्टा प्रिंसिपल R²/10,000, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 2 बार कैंसिल हुआ, ये 2 इधर आ गया 64, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 8%, ठीक है। अब वो 8% है, उसके अकॉर्डिंग इस डिफरेंस को भी एक बार चलो चेक कर लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल है 5000 है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आएगा और इस पे जो रेट है 8%, ठीक है। ये डिफरेंस चेक कर लेते हैं एक बार कि ये डिफरेंस कैसे जनरेट हुआ। तो ये कितना हो जाएगा? 400 रुपये, ठीक है, 400 रुपये बनेगा। अब यहाँ ये दोबारा 5000 आ जाएगा, इस पे 8% पे 400 रुपये आ जाएगा, और ये 400 रुपये आएगा, और ये 400 का 8% 32 आ जाएगा। तो डिफरेंस तो 2 साल का सिंपल और कंपाउंड का यही पार्ट आता है, ठीक है ना। इस पार्ट को अब हमें फाइंड करना था, तो 5000 पे अब ऑप्शंस पे चलें अपन एक बार, ऑप्शंस के थ्रू कैसे चलेंगे वो भी थोड़ा सा देखते हैं। 5000
के लिए ये जो डिफरेंस जनरेट हुआ, ये कैसे जनरेट हुआ? देखो, ये वैल्यू, इसका एक कोई भी एक परसेंटेज, फिर उसका वही परसेंटेज, ये वैल्यू आ रही है। देखो 5000 है तो 10% के अकॉर्डिंग बात करते हैं अपन, तो एक मिडिल वैल्यू ले लेंगे कोई भी, ना तो बड़ी ना छोटी, जो बीच की सी वैल्यू होंगी, ताकि हम उससे ऊपर या नीचे पे चले जाएं। तो सपोज हमने सबसे पहले जो इजी था वो ले लिया 10%। 10% 500, 500 का 10% 50, ठीक है। तो यदि ये रेट 10% होती तो जो हमें डिफरेंस है वो 50 रुपए का मिलता, लेकिन हमारा एक्चुअल डिफरेंस तो क्या है, 32 है, 50 से कम है, थोड़ा कम है ना, ठीक है। तो हम इससे 10 से थोड़ा सा कम आंसर कर देंगे। अब देखो कैसे इस इन दोनों का रिलेशन बनेगा, वो भी मैं समझाता हूं, देखोगे। ये चलो देखो, इस बार मान लो 5% होता, अब आप खुद ट्राई करना समझने की। 5% होता, ठीक है ना, मान लो 5% होता, तो ये वैल्यू कितनी आती इसकी, इसका 5% 250, ठीक है ना, 250 आता। और 250 का दोबारा 5% की बात करते, ठीक है, तो 12.5 आ जाता, 12.5। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है इनका, वो कैसा रिलेशन बन रहा है, एक लीनियर फॉर्म में बन रहा है। 5% बन रहा है, तो इसका 5% हाफ हो गया। एक ये 10% का के लिए चेक कर रहे थे अपन, 10% का वापस लिख देते, 10% के लिए वैल्यू 500 थी, फिर ये 5% के लिए इसका हाफ हुआ, फिर इसके लिए ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 50, ठीक है ना, 50 आ रही थी, और इसका भी दोबारा 5% है, तो ये 12.5 आ गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम यहाँ पे रिलेट करें तो समझना कि जब डिफरेंस 50 रुपए का आ रहा था, ठीक है ना, डिफरेंस 50 का आ रहा, तब तो रेट थी 10%। 10% की रेट पे डिफरेंस कितना मिला था, 50, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि ये दो स्टेप में आ रहा है, आर परसेंट डिक्रीज, फिर आर परसेंट डिक्रीज, यानी दो बार डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जो 5% है उसके लिए जो डिफरेंस आएगा वो आधा नहीं होगा। देखो, आधा आधा होता तो 25 बनता, लेकिन आधे का आधा हो गया, क्लियर है ना। तो ये डिफरेंस कितने, आधे का आधा हो गया, यानी 12.5 का डिफरेंस आ गया। ये पॉइंट समझ में है। अब 8% की बात करते हैं। 8% में जो डिफरेंस है वो इसका 8% को दो बार अप्लाई करने पे मिलेगा। तो पहला जो डिफरेंस आया वो तो यहाँ 400 पे मिला, ये रहा, ये 400 पे मिला, एक 8% का डिक्रीज, और दूसरा जो डिक्रीज है वो एक डिक्रीज और हो गया, 32। पॉइंट समझ में? तो यहाँ पे अब यदि रेशो की बात की जाए, रेशो देखेंगे अपन, तो रेशो वो स्क्वायर की फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में जनरेट हो रहा है। कैसे? जो देखो, अब ये रिलेट कर सकते हो, जो आर स्क्वायर था, ठीक है ना, आर स्क्वायर अपॉन 10,000, ये इस पार्ट को समझ गए, ये आर स्क्वायर अपॉन 10,000 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, अब समझ में आ गया होगा आपको। ये वास्तव में क्या बना है कि आर बटे 100 इंटू आर बटे 100, दो बार इसके R% का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही हम रेट को कम करते हैं तो उसका असर बड़ा हो जाता है। जैसे हमने देखो यहाँ पे, यहाँ से देखना, 10% थी तो डिफरेंस 50 था, हमने 2% कम किया तो डिफरेंस 32 पे पहुंचा। और यदि हमने इसको हाफ कर दिया, रेट को हाफ कर दिया, हाफ हुई ना रेट, तो जो डिफरेंस है वो 1/4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सपोज ये वैल्यू आपको कोई इस टाइप की मिल जाए, ठीक है, ये इस टाइप की जो वैल्यूज मिल जाएं, और यहाँ पे जो डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस और कुछ मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आएंगी, तब इस टाइप के जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये बहुत हेल्प करते हैं, एक चीज। और ये अल्टीमेट स्टेज है जहां पे आपको पहुंचना है। इससे पहले की जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या स्टेप्स हैं, पी आर स्क्वायर अपॉन 10,000 ये लगा देना, यहाँ पे डिजिट सम लगा देना, ये आपकी जो ट्रांजिशन फेज होगा, जब आप नई चीजें सीखोगे वो फेज। अल्टीमेट कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनना है
वो मैं भी समझाता चलूँगा, उन पे अपन बार बार बातें करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे डेल्टा पी आर स्क्वायर अपॉन 10,000, ठीक है। अब ये इस टाइप की जो फॉर्म बनती हैं उनमें आप डिजिट सम भी लगा सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मैंने बताई है और आप लास्ट डिजिट अप्लाई कर सकते हो। इन पे आप धीरे धीरे वर्क करते रहोगे तो धीरे 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 ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कहाँ डिजिट सम लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा और क्यों नहीं लगेगा। चलो इसमें लगा के बताऊँ एक बार, ठीक है। देखो जो डेल्टा है ये दे रखा है डिजिट सम में 5, पी का डिजिट सम 5 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये 1 है, इसका मतलब जो आर स्क्वायर है उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, 1 है। तो ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर करने पर डिजिट सम 1 होता है क्या है, या तो 1 है या 8 है, ठीक है। तो 1 ये 10% है, 8 में ये रहा 8%, तो डिजिट सम में दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है। 5 के लिए स्क्वायर करेंगे तो 25 एंड डिजिट सम 7, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये डिजिट सम 9। तो डिजिट सम में यहाँ ये दोनों केस पॉसिबल है, तो हम एक डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। अब 10% आया है तो आप इसका 10% 500, फिर उसका 10% 50, तो वो भी आंसर नहीं हो सकता, तो ये आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से आपके माइंड में क्या चीजें जाएंगी, देखो हम दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए, दो ऑप्शंस में डिजिट सम रह गया, लेकिन यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी, ये स्किल डेवलप की कि डिजिट सम अप्लाई कैसे होता है, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, समझ रहे हो। और यदि ये वैल्यू सपोज और कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आती है तब हम इन दोनों में से कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, समझ रहे हो। डिजिट सम ने मान लो ये एलिमिनेट कर दिया और ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये कोई और बड़ी वैल्यू होती, ये वैल्यू होती, तो हम इस 10% के लिए यहाँ पे भी कुछ और करेगा फिर वो, ठीक है ना। 10% के लिए हम यहाँ से वो डिफरेंस चेक कर लेते, क्या पहले इसका 10% कितना हो जाएगा 1653.6 और फिर इसका 10%, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 165.36। ये 100, यदि ये वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है ना, यदि ये वैल्यू यहाँ पे है तो हम यहाँ आंसर कर सकते थे। तो इस टाइप से धीरे धीरे ये स्किल्स डेवलप होंगी, अभी टाइम लगेगा, कंफ्यूजन भी रहेंगे, लेकिन रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है कि 2000 रुपीज हैं 3 साल के लिए 5% के रेट पे SI और CI के बीच जो डिफरेंस है वो क्या होगा। अब ये इस बार क्या बात कर रहा है, 3 इयर्स के लिए बात कर रहा है, तो सिंपल और कंपाउंड की बात कर रहा है, तो 3 इयर्स के लिए अपन बता सकते हैं 5% के लिए 5% है, सिंपल है तो क्या होगा, सिंपल है तो तीनों जुड़ जाएंगे तो 15% मिलता, और 5% रेट है और 3 साल के लिए कंपाउंडिंग हो रही है पर एनम, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनती जाएगी, 1 साल के लिए 5, 2 साल के लिए 10.25, 3 साल के लिए 15.7625, ये वैल्यू आएगी। और इससे की वैल्यू की बात करें जो फर्स्ट के लिए ये था, सेकंड के लिए ये था, थर्ड के लिए ये था और फोर्थ के लिए, यदि आपको ये वैल्यू ध्यान है, ठीक है, ये वैल्यू ध्यान है, इसका मतलब आप माइंड को ये मैसेज देने में सक्सेस हो गए हो कि कैसे चीज़ों को, जो जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं उसको यूटिलाइज किया जाए, ठीक है। ये मैं नहीं बताने वाला, लिख लेना फिर मैच कर लेना एक चीज। दूसरा पॉइंट देखो, जो SI और CI की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि 3 साल के लिए जो सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस है वो यहाँ से केवल ये वैल्यू मिल रही है हमें, ये वैल्यू, ये जो डिफरेंस है वो ये 15 तो कैंसिल हो जाएगा डिफरेंस में, ये 0.7625, ये डिफरेंस कितने रुपए पे है, जब ये हमारा प्रिंसिपल 100 रुपए है तब ये डिफरेंस है। 1000 रुपए होता तो ये 1000 होता तो हम ये बोलते 7.625 का डिफरेंस है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं 2000 रुपए पे बताओ, तो इसका डबल कर दे, डबल 14 प्लस 12.50,
यानी 15.25 ये डिफरेंस आ जाएगा। कर सकते हैं। अब चलो मैं थोड़ी और चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे कई बार आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले देखो मुझे सारे याद हैं, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। कई बार कुछ हिंट दे देता हूँ आपको। यहाँ जो हिंट दे रहा हूँ उसका रीजन क्या है, फॉर्मूले थोड़ी रटने हैं यार, नहीं, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको इसको प्रूव करना है। PR/100 स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसको प्रूव करना आपको कि ये फॉर्म बनी कैसे, ठीक है ना। बहुत आसान है, फिर भी एक बार आप कर लोगे। बाकी जो वैल्यूज हमने याद की थी, अब तो याद हो गई होंगी। इतनी बार रिवाइज कर रहे हैं, इतनी बार ये चीजें आनी है कि वो याद ही हो जाएंगी, ठीक है। और यदि ये वैल्यू आपने, फोर्थ वैल्यू आपको याद थी, तो मुझे मैसेज कमेंट कर देना कि सर हाँ मुझे याद था। आगे ये देखो, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। ये 2000 है, R² ये हो जाएगा 25/10,000 इंटू 305/100, ये वैल्यू आएगी। ये 3 कैंसिल हो गए हैं, 25 दूनी 50, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गए हैं। और 305 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1525, ठीक है ना, 1525 बन जाएगा। और जो 3 जीरो बची हुई थी, इनमें से एक तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 2 जीरो और बची हैं, ये 15.25 ये भी। लेकिन मैं इसको क्यों रटूंगा, समझ रहे हो ना। आपको इसको प्रूव करना है एक बार, लेकिन जब मुझे, सपोज मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूँ, रटना ही है तो क्यों ना मैं उन वैल्यूज को ही याद कर लूँ जो 10 हैं, 5 हैं, 20 हैं, उन बार बार वही घूम के वही वैल्यू आनी है, ठीक है। तो यदि आपको ये फोर्थ वैल्यू ध्यान थी, फोर्थ वैल्यू याद थी, तो आप मुझे कमेंट कर दोगे हाँ सर मुझे ध्यान था। आगे चलें, चलो। 10% की रेट है 3 साल के लिए, कंपाउंड और सिंपल का जो डिफरेंस है वो 31 रुपए है। ये ध्यान है 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए। नेक्स्ट, एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 2916 हो जाती है। उसी धनराशि पर यदि 9% का इंटरेस्ट लगा जाए तो 3 साल में साधारण ब्याज क्या होगा। यदि ये भी आपको याद है कि ये हमने क्या कैसे सोल्व किया था, तो आप ये मान लो आप अपने माइंड को वास्तव में जीनियस के लेवल पे ले गए हो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपने 2-4 बार सोल्व भी किया होगा। और यदि आप उसको याद भी रख पाए हो, ठीक है, तो फिर आपका मुकाबला नहीं है। चलो देखें, मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर दूं। हमने देखा था कि 2500 रुपए पर 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल में 2916 बन रहे थे। तो 2500 का 9% 3 साल के लिए, यानी 2500 का 27%, और 2500 का 27% कितना हो जाएगा, 625 और 50 675, 675, ये 675 ये आंसर है। अभी यदि याद आ गए तो भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। आओ देखो, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको मैच करवाए थे, वहां केवल प्योरली कॉन्सेप्ट के लेवल पे मैं आपको चेक कर रहा था, ठीक है ना। और यहाँ सिंपल और कंपाउंड में आपने रियलाइज किया होगा कि मैं आपको मेमोरी पावर पे चेक कर रहा हूँ, कि मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपने माइंड को ये मैसेज दो कि ये वैल्यू कैसे आई है। मैं इसको 2 बार 5 बार सोल्व कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ये वैल्यू याद रह सकती हैं। क्या आप अपने माइंड को इस लेवल पे, मेमोरी वाले पार्ट पे मैसेज दे पा रहे हो, पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ बार बार मैं वो चीजें रिलेट करवा रहा हूँ, आपके माइंड को रियलाइज करवा रहा हूँ। तो यदि आप इन चीजों को याद कर पा रहे हो, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, किसका, कॉन्सेप्ट प्लस मेमोरी, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, इसका मुकाबला ही नहीं हो सकता। आओ देखो, चलो सोल्व करते हैं। 8% की कंपाउंड रेट है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 16.64, ठीक है। तो जो अमाउंट है वो 116.64 बन जाएगा, 100 रुपए था। अब ये बोलता है कि ये 2916 बन गया है, तो ये पी क्या होगा, ठीक है ना।
ये P क्या होगा, तो यहाँ से दोबारा देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 116 प्लस 0.64 इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये दो पार्ट डिवाइड करें तो इसमें देखो ये एक पार्ट बहुत छोटा है, तो इसमें ये 16 वाला पार्ट छोटा है, तो 2900 प्लस 16 ये दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों का आपस का रिलेशन चेक कर लें, देखो 0.64 है, इससे 16 बना है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या है कि 64 था, उसको यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 6.64 को 100 से मल्टीप्लाई करते तो 64 बनता, लेकिन ये 64 का वन फोर्थ ही बना, इसका मतलब 100 से नहीं, हमने 100 के 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 25 से मल्टीप्लाई किया। और अब इसको भी चेक कर लेते हैं, चलो इसको दो पार्ट में ऐसे देख लो आप, 100 प्लस 16, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 को 25 से किया तो 2500 प्लस 16 को 25 से किया 400 तो 2900। इसका मतलब जो मल्टीप्लायर है यहाँ पे आर्यन कांस्टेंट है वो क्या है 25, तो ये वैल्यू 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 2500। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 2500 है, ठीक है ना। और 2500 पर फिर 9% की 3 साल के लिए एक सिंपल की बात कर रहा है, तो 9% 3 साल मतलब 27%, 2500 का 27%, ये परसेंटेज को हटाने में काम आ गया, तो 25 गुणा 27 675, ठीक है। अब यदि ये भी आपको याद था कि ये पहले अपन सोल्व करके गए 2916, ठीक है ना, तब भी आप मुझे कमेंट कर दोगे कि हाँ सर मुझे याद था। नहीं याद है, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और याद करना भी नहीं है, रटना नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं याद नहीं कर पाया इसलिए मैं वीक हूं या मैं कमजोर हूं, नहीं, समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ये। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा भी है जो कॉन्सेप्ट के लेवल पे भी स्ट्रोंग है और मेमोरी पावर पे भी स्ट्रोंग है, समझ रहे हो, ऐसे भी हैं बच्चे, जरूर मिलेंगे। तो यदि आपको ये वैल्यू ये याद था कि ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, और दूसरा ये इसकी जो फोर्थ वैल्यू थी 5% के लिए, ये दोनों वैल्यूज यदि आपको ध्यान में थी तो मुझे कमेंट जरूर करोगे। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेमोरी भी उनकी इतनी शार्प है कि अभी 1-2 दिन पुरानी बातें उनको याद है। आओ, अभी तो 1-2 दिन की बातें हैं यार, इतना भी यदि आपको याद है तो भी बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, तो किसी निश्चित धनराशि पे 10% पर एनएम की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, जब ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है तो 16 रुपए है, और यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। ये बोलता है कि जब 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के सिम चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज को जब हम कंपेयर करते हैं तो जो डिफरेंस है वो 16 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहीं पे एक बार सोल्व करते हैं, तो सिंपल और कंपाउंड में 10% पे 2 साल के लिए जो डिफरेंस है वो 1% होता है, इसका मतलब 16 रुपए 1% है, तो टोटल जो वैल्यू है वो कितनी होगी 1600 होगी, ठीक है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो दोनों ब्याज के बीच में अंतर क्या होगा, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं ये फाइंड नहीं किया, आप भूल जाओ कि ये कोई वैल्यू आई थी, ठीक है ना। अब 10% के लिए देखेंगे, 10% के लिए यदि हमने 2 साल के लिए कंपाउंड किया तो ये 21% आया था, सिंपल में 20% था, क्लियर है पॉइंट। अब जो इसको हाफ ईयरली करेंगे, ठीक है ना, हाफ ईयरली करेंगे कंपाउंडिंग, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 5 और 5, ये वैल्यू बनेगी, दोबारा आ गया है, ठीक है। देखो कितनी बार ये चीजें आ रही हैं, और अभी इतनी बार आने के बाद भी यदि आप याद नहीं रख सकते तो ये मत बोलना सर मैं रट नहीं सकता, समझ रहे हो ना, ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। हम इतनी बार अप्लाई कर चुके हैं, बार बार मैं आपके माइंड को मैसेज दे चुका हूं कि ये वैल्यू याद हो जानी चाहिए, उसके बावजूद आपको याद नहीं है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आप कंसंट्रेट नहीं हो। ये फोर्थ टाइम आ रही है वैल्यू, ठीक है, कितनी थी 21.55%, ठीक है ना। और जो सिंपल है वो तो 2 साल का 20 ही रहेगा, तो यहां से ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा,
तो जब 1%, ठीक है ना, देखना 1% 16 के बराबर था, तो 1.55% किसके बराबर होगा? 1% 16 है, तो इसको हम दो पार्ट में देख रहे हैं, 1.5 यानी 0.5% आधा हो जाएगा, तो ये जोड़ देते हैं आधा इसमें, 24 प्लस 0.05, ठीक है ना, 0.05, तो ये 8 था तो ये 0.8 हो जाएगा, ठीक है, तो 24.8, 24.8 ये आपका आंसर है, ठीक है। यहां हमने कोई वैल्यू अज्यूम नहीं की कि ये इसका प्रिंसिपल क्या था, कुछ नहीं, हमने ये वैल्यू एक वैल्यू देखी थी 5% वाली, 10%, 20%, ये दो तीन वैल्यूज थी, वो ध्यान था, तो क्या कर दिया, 21% था पहले, वो सिंपल 20 होता है, तो 1% का डिफरेंस है वो 16 है। फिर हमने देखा कि यदि 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 साल में हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया जाए, तो वो चार वैल्यूज आती हैं, ये 5, ये 10.25, ये 15.7625 और ये 21.55, ये चार वैल्यूज आती हैं। तो जब 2 साल बाद देखा तो 21.55 वैल्यू आ रही है, और वैसे 21 आ रहा था, तो 0.55 का डिफरेंस आया, ये ज्यादा मिला। एक एक का डिफरेंस 16 के बराबर था, तो 1.5 यानी 0.58 हो गया, तो 16 प्लस 8 प्लस 0.05 है, 0.8 हो जाएगा, 24.8 कर सकते हैं। चलो इसको यहाँ पे थोड़ा सा और अलग लेवल पे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, एक अलग नजरिया और देता हूँ। बाकी हमने ये देख लिया था प्रिंसिपल 1600 था, ठीक है ना। अब मैंने जब वो अपना फ्लो चार्ट बनाया था SICI का, तब आपको कहा था कि चार वैल्यूज के लिए बनाओगे, यदि आपने नहीं बनाया इसका मतलब आप सीरियस नहीं, और यदि आपने बनाया था तो उसको चेक कर लेते हैं। आओ 1600 इस पे 5% लगा रहे हैं अब अपन, ठीक है ना, 4 साल के लिए चेक करते हैं, तो ये 1600 वैल्यू आई 5% 80, ठीक है ना। फिर 4 साल बनाएंगे पूरा, फिर 1600, ठीक है ना, इसका 5% 80, फिर ये 80 खुद आ जाएगा, और इसका 5% 4। यहाँ पे अब मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बार बार ये बात बोलूं कि क्यों अपन हर एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दे रहे हैं। अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि जो आपका विजन है वो तभी डेवलप होता है जब आप हर एक क्वेश्चन को अलग अलग एस्पेक्ट में देखते हो, और जैसे ही आपने हर एक क्वेश्चन को अलग अलग एस्पेक्ट में देखा, तो ये भी क्लियर हो गया कि सारी चीजें तो आपस में जुड़ी हुई हैं। लैंग्वेज रूप बदल के आता है, और उस रूप बदलने को हम दो तरह से चेक करेंगे। पहला, हम उसमें कॉन्सेप्ट के लेवल पे जाएंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस में करवाया था। दूसरा, हम उसमें मेमोरी के लेवल पे जाएंगे, जो अभी अपन यहाँ SICI में कर रहे हैं। क्लियर है अब चीजें? आओ इसको पूरा बनाते हैं। मैं बना रहा हूं, इसकी बजाय पहले क्या करोगे, आप वीडियो पॉज करो, खुद बनाओ और फिर चेक कर लेना, ठीक है। ये 1600, ये इसका 5% 80, ठीक है, ये 80 आ गया, इसका 5% 4, ये 80 आ गया, इसका 5% 4, ये 4 आ गया, ठीक है ना, और ये इसका 5% 0.2, ये आ गया। 3 साल हो गए। अब फोर्थ ईयर की भी बात कर लेते हैं, चलो फोर्थ ईयर देख लो। 1600, इसका 5% 80, ये 80, इसका 5%, इसका 5% 4, ये 80, और इसका 5% 4, ये 4, और इसका 5% 0.2, ये 80, इसका 5% 4, ये 4, इसका 5% 0.2, ये 4, इसका 5% 0.2, सही है, और ये 0.2, और इसका 5% 0.01, ये वैल्यूज आ गई हैं, ये फ्लो चार्ट, ठीक है ना। अब हम इसमें जो टोटल वैल्यूज हैं वो देखें। देखो पहले क्या था, हमारे पास एक P था, 1P, फिर हमारे पास क्या बना, इसको ABCD की फॉर्म में अरेंज कर देता हूं मैं ताकि आप रिलेट कर पाओ। फिर हमारे पास एक P आया, ठीक है ना, और एक A आ गया, 1A आ गया,
सही है। फिर हमारे पास एक पी रहेगा हमेशा, ठीक है ना। और एक चीज देखो, हर हर एक स्टेज पे एक नया एलिमेंट ऐड होता चल रहा है। देखो क्या बना, फिर यहाँ पे 2a हो गए, ठीक है ना, और एक b आ गया। ये एक नया एलिमेंट आ गया b। पहले p था, फिर एक नया एलिमेंट a पहले साल, दूसरे साल नया एलिमेंट b, तीसरे साल देखो ये एक p है। फिर जो a थे ये कितने थे, 3a थे, 3a, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3a। फिर b कितने हैं, ये भी 3 हैं, तो 3b, और ये नया एलिमेंट आ गया 1c। कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो यहाँ पे, और ये एक था, फिर 2, फिर 4, फिर 8, अब 16 बन रहे, 16 एलिमेंट बन रहे ना, ठीक है, 16 बनने चाहिए, जिसमें से एक तो p होगा, और बाकी जो 15 एलिमेंट हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो देखते हैं वो ए बी सी की फॉर्म में क्या है। ए देखो कितने हैं, 4। ये फोर्थ ईयर के लिए बात हो रही है। पहले ईयर के लिए ए 1 था, दूसरे ईयर के लिए ए 2 थे, तीसरे ईयर के लिए ए 3 है, चौथे साल के लिए फोर्थ ईयर के लिए ए 4 है, ठीक है। 1p है, 4a है। b की बात करें, b देखो ये है 4 है ना, b 1 2 3 4 5 6 b है, ठीक है। और c की बात करें तो 1 2 3 4 c है, ठीक है, और एक नया एलिमेंट आ गया d। ठीक। अब ये पूरा देख के क्या आपको कुछ याद आ रहा है, कोई फॉर्म कुछ ऐसा याद आ रहा हो? यदि आप यहाँ पे याद आ रहा है या रिलेट कर गए हो, इसका मतलब भी आपने कॉन्सेप्ट के लेवल पे चीजें सीखी हैं। चलो मैं लिखता हूँ, अब याद आ जाएगा आपको। 1 1 1 1, इन दोनों को ऐड कर दिया 2 1, फिर 1 3 3 1, फिर इन दोनों को ऐड करते चलेंगे 1 4 6, ठीक है ना, 4 और 1, पास्कल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये पास्कल ट्रायंगल है, तो उसी पास्कल ट्रायंगल की फॉर्म में ये ए बी सी डी बन रहे हैं। चलो अब इसमें इनको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। एक ये पी था, फिर एक पी रहा और एक ए आ गया, क्लियर है। फिर एक पी रहा, ए 2a हो गए और एक बी जनरेट हो गया। फिर एक पी था, 3a हुए, 3b बने और एक सी आ गया। और ये भी क्लियर है, ये पहला साल है, ये तो 0 था p, 0 टाइम 0, फिर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर ये फोर्थ ईयर हुआ, तो 1p 4a 6b 4c 1d। अब याद रख सकते हैं, ठीक है ना, रटना नहीं है ये, समझ रहे हो। हमने इनको इस फॉर्म में अरेंज कर दिया है कि हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और पास्कल ट्रायंगल अपन आगे पढ़ेंगे, करवाऊंगा, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अब इसको हटा रहा हूं मैं, और इसके बाद एक होमवर्क और देता हूं आपको भी, ठीक है ना। एक होमवर्क और है, आप जो 5वां ईयर है, 5th ईयर, उसके लिए भी जनरेट करो, ठीक है, और मैच करोगे क्या ये पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। ये पैटर्न क्या बनेगा, 1p ये आया, फिर इन दोनों जुड़ेंगे 5a, फिर ये दोनों जुड़ेंगे 10b, फिर ये दोनों जुड़ेंगे 10c, फिर ये दोनों जुड़ेंगे 5d, फिर 1a का नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा e, ठीक है। क्या ये स्टेप्स बन रही हैं, ये आपका होमवर्क है, क्लियर हुआ। ये जरूर करके देखोगे। अब यदि वो हमसे कंपेयर करवाए किसी भी ईयर के लिए, तो अब अपन यहाँ से आंसर कर सकते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। 1600 के लिए वो बोल रहा है ये जो रेट है, ठीक है ना, वो देखो 1600 था, 1600 के लिए जो पहली ए की वैल्यू है वो क्या थी, ए की वैल्यू 5%, 80, ये तो जो पहला वैल्यू आएगी वो ए बनेगा। फिर दूसरा, अब देखो पूरा नहीं बनाना है, अब हम केवल ब्याज की बात कर लेंगे। दूसरा इसका 5%, 4 ये बी की वैल्यू है, फिर इसका 5%, 0.2 ये सी की वैल्यू, और इसका 5%, 0.01 ये डी की वैल्यू है, क्लियर हुआ। तो फिर वो बोलता है कि 2 साल और जो 4 साल है उन दोनों के लिए
अपन इंटरेस्ट को चेक कर लें तो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, चलो ठीक है ना। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 4th ईयर इस साल के लिए, ठीक है ना, 4th ईयर के लिए 4 साल के लिए। ये 4 है, ये क्लियर हुआ कि जितने साल होंगे उतना ए आएगा, तो 320 प्लस जो बी है, ठीक है ना, ये 6 होगा यहाँ पे, तो फिर ये हो गया 24 प्लस 4C है, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 और ये 1 रहेगा, ठीक है, तो प्लस 0.01। ये जो वैल्यू आई है, ठीक है ना, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, जो 10% था उसकी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की, तो 5% रेट बनी और उसका 2 साल का जो इंटरेस्ट था वो ये आ गया, ये हुआ। तो ये वैल्यू तो हुआ ही। फिर वो बोलता है कि जो सिंपल, ठीक है, और कंपाउंड, उन दोनों को यदि ईयरली कंपाउंडिंग की जाती, ठीक है ना, ईयरली कंपाउंडिंग की जाती, तो जो वैल्यू आती वो क्या बनती, ठीक है, जो वैल्यू आती वो क्या बनती वो देखते हैं। यदि हमारी कंपाउंडिंग ईयरली होती तो जो डिफरेंस था उस डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंस भी चलो देख लेते हैं। 2 साल के लिए, तब तो 2 साल ही बनेंगे, 2 साल के लिए ये फॉर्म बनेगी, ठीक है, तो 2 साल के लिए अब ये हट जाएगा, 2 साल की बात कर लेते हैं। तो जो 1600 रुपये था उसके लिए 2 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सिंपल है, सिंपल वो कितना हो जाएगा 10% और प्लस 10% यानी 20% हो जाएगा, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। 320 तो सिंपल बनता और हाफ ईयरली कंपाउंड कर लेते तो ये वैल्यू बनती, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना हो जाता, देखो ये 320 तो कैंसिल हो जाएगा और ये डिफरेंस आता कितना आ जाएगा 24.81, ठीक है ना, 24.81, ये है 24.81, ये एग्जैक्ट वैल्यू भी आ गई। अब समझ में आ गया। तो ये आपका होमवर्क है, इस पे वर्क करोगे और यदि 3 इयर्स के लिए वैल्यूज आती हैं तो 2 केस बनेंगे। पहला कि जो 5%, 10%, 20% इनसे अलग नहीं लेगा, ठीक है ना, तो वैल्यू तो हमें वैसे ही याद हो गई हैं, और यदि लेता भी है, ठीक है, तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म भी है, यहाँ से भी अपन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये 6,000 रुपए की राशि को 5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से जमा करवाया जाता है। 2 साल और 3 साल के ब्याज का डिफरेंस बताना है। 2 साल का और 3 साल का जो ब्याज है, ठीक है ना, कभी कंपाउंडिंग में, ठीक है ना, ये पॉइंट समझ में आ गया। कंपाउंडिंग में 2 साल और 3 साल का ब्याज बताना, तो कंपाउंडिंग अगेन देखो 5% ही आ रहा है। 2 साल के लिए, 1 साल के लिए 5%, 2 साल के लिए 10.25 और 3 साल के लिए 15.7625। तो ये 2 साल और 3 साल, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। देखो कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दो तो 5.5125, ये इतना परसेंटेज का डिफरेंस है। इसको 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो है, इसका मतलब ये यहाँ पे आ गया 55.125 इंटू 6, ये हमारा आंसर है। अब अप्रोक्सीमेशन पे इधर आ जाओ, 55 गुणा 6 330, ये आपका आंसर है 330, ठीक है ना। क्यों, फिर ये पॉइंट 125 बचा है, 6 से गुणा कर देंगे तो 600 प्लस 125 यानी 725, ठीक है, तो क्यों ये इतना ही तो बनेगा ना 150, ठीक है, 750 हो जाएगा, 625 और 125 750, तो ये 750, ये आपका आंसर है। अब रिलेट कर पा रहे हो चीजें, क्यों घूम फिर के वही वैल्यू वही वैल्यू वही वैल्यू आ रही हैं, और एक साधारण लड़का इनको अलग अलग क्वेश्चन कंसीडर करता, ठीक है ना, वो अलग अलग फॉर्मूले जो रट के बैठा है उनके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करता, समझता, और जब हमने इन पे वर्क कर लिया और एक अपना विजन डेवलप कर लिया, तो अब हमारे लिए सारे एक ही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कोई डिफरेंस नहीं है। अब समझ में आ गई होंगी बातें।
और यदि समझ में आ गई हैं तो इनको बार बार रिवाइज करोगे और याद रखोगे, समझ रहे हो। और इतनी बार अप्लाई कर देना है, अलग अलग जगह इतनी बार अप्लाई कर देना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए। इसको दूसरे तरीके से देखें, जो ए बी वाला फॉर्म था वहां से भी समझा देता हूं। वो क्या बोलता है देखो, ठीक है ना, क्या बोलता है कि 2 साल का और 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस बताओ, ये बोला। तो 2 साल का जो कंपाउंड था वो क्या था, 2a + 1b, यही था 2 साल का, ठीक है ना। लैंग्वेज देखो, 2 साल, ठीक है ना, 2 साल, द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 and 2 years, 3 years and 2 years, 3 साल तक का जो आपका इंटरेस्ट है वो, और 2 साल तक का जो इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस पूछ रहे हैं। इसका मतलब जो केवल 3rd ईयर में जनरेट हुआ, ठीक है। तो यहां से देख लो, ये 2 साल तक था और 3 साल तक क्या हो जाएगा, 3a + 3b + 1c, ये बनेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस 1a + 2b + 1c, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस, इसके भी देखो जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो क्या है, 1 2 1, 1 2 1, ये आ रहे हैं 1 2 1 सेकेंड वाले में, ठीक है ना। अब यहां से आप सोल्व कर सकते हैं, क्या बोलता है कि जो 6000 है उसके लिए 5% की बात करनी है, ठीक है। तो 6000 का 5%, ये ए वैल्यू देगा, 6000 का 5% कितना हो जाएगा, 300 प्लस 300 बनेगा ना, प्लस से। अब जो दूसरी वैल्यू आ रही है एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, 6000 का 5%, ठीक है। तो पहले वैल्यू जो डायरेक्ट पहला परसेंटेज आता है वो ए को रिप्रेजेंट करता है, फिर इस 300 का 5% ये बी को रिप्रेजेंट करता है। 300 का 5% 15, और 15 को 2 से कर देंगे तो 30, प्लस 15 का 5%, 15 का 10% 1.5, तो 5% 0.75, ठीक है, 0.75, ये डिफरेंस है 330.75, ठीक है। और हो सकता है अभी आपके लिए ये सारे मेथड्स नए हों, आपने कुछ फॉर्मूले रट रखे हों, उनमें अप्लाई करते हो, लेकिन ये चीज मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि जितने ट्रिकबाजी होगी आपकी, जितने फॉर्मूले होंगे, वो सारे एग्जाम में इफेक्टिव नहीं है। जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो छोटा सा चेंज कर देगा, और वो जो आपने फॉर्मूला या ट्रिक रटी है वो वहां पे यूज ही नहीं आएगी, यूजलेस बना देगा, ठीक है। और जो फॉर्मूले रटे हैं, मैं जो नेक्स्ट राउंड में यदि आप फॉर्मूले रट रहे हो, ठीक है, हर एक सिचुएशन के लिए, तो मैं उनको यूजलेस बना दूंगा। मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आप उस फॉर्मूले से कर ही नहीं सकते। हो सकता है फर्स्ट राउंड में कुछ क्वेश्चंस कि आपने डायरेक्ट फॉर्मूले रट रखे होंगे, लेकिन फॉर्मूले नहीं रटने। अब समझ में आया, हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूले नहीं रटे, ठीक है। एक बेसिक फॉर्म हम जनरेट कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है ना। और वही कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग यदि आपने सीख ली है तो आपका मुकाबला नहीं है, वो चाहे कैसा भी क्वेश्चन बना दे। ये समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। यस, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये बोलता है कि निश्चित दर पे प्रति वर्ष में जो धनराशि 1 साल का साधारण ब्याज 260 है और उसी धनराशि का 2 साल के लिए कंपाउंड 540.80 है, तो जो रेट है वो क्या है। अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि पहले साल का जो ब्याज मिला उसी पे अगले साल ब्याज मिलता है, वो रेट बन जाती है, ठीक है। इसका मतलब 260 पे जो ब्याज मिला है वो रेट है। 1 साल के लिए 260 था सिंपल, तो 2 साल के लिए डबल हो जाएगा 520, और 260 फिर 260, और ये जो है ये रेट है। अब 520 से जो ज्यादा है वो कितना है, 20.80, ठीक है। ये अब ये देखना है कि ये 260 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलो दोबारा देखो एक बार, इधर 20.80 है, ये 260 है, ये 100, ये कौन, ये इसका कितना प्रतिशत है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये आपको जैसे ही ये 208 दिखता है, 260 दिख रहा है, तो दिखने के साथ आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये इसका इतना प्रतिशत है।
कैसे देखना, आर्गुमेंट पहले बता चुका हूं मैं, 0 इससे कैंसिल हुआ, ये जो 10 है ये इस डेसिमल को इधर ले आएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 208/26 है, ये वैल्यू बनी है। अब ये देखना कि ये इसमें ऑप्शन देखो सारे इंटीजर वैल्यूज हैं, पूर्णांक संख्या है, तो इसका मतलब 6 का एक अंक देख रहा हूं मैं, लास्ट डिजिट 6 है और ये 8 है, तो 6 से 8 कब बनती है, जब 8 हो या 18 हो या 28 हो, ठीक है ना, और 260 होता तो ये 10 होता, लेकिन ये तो 260 से कम है तो 8 है, ये आंसर। ठीक है, अब चेक कर लो आप, 26 को 10 से गुणा करते 260 माइनस 52 घटा दें तो 208 आ रहे, ठीक है ना। ये 208 और 26 ये तो बहुत छोटी वैल्यूज हैं, हो सकता है आपको ये टेबल्स भी याद हो, लेकिन ये मेथड जब ये वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट या मेथोडोलॉजी समझाता हूँ, उसको आप याद रखोगे और अप्लाई करने की कोशिश करोगे कि ये कहाँ कहाँ और अप्लाई कर सकता हूँ, वही लर्निंग है, वही हमारा एडवांटेज है। क्लियर है, तो इन सबको रिवाइज करोगे, क्लियर।